चलिए अब शुरू करते हैं सिलसिला उन स्टॉक्स का जहां पर खबरों का सीधा असर देखने को मिलेगा। यतिन और विवेक दोनों तैयार हैं। शुरुआत करते हैं सीईआरसी यानी कि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटर ने जो ड्राफ्ट गाइडलाइन अगले 5 सालों के लिए टैरिफ्स पर तैयार की हैं, उस पर राय मांगी जाएगी। लेकिन एग्जैक्टली क्या इंडिकेशन है इन ड्राफ्ट गाइडलाइंस में, विवेक बताइए। वेल फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। देखिए, सो सीईआरसी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन हर 5 साल के लिए रेगुलेटेड एंटिटीज के लिए, जो ज़्यादातर करके गवर्नमेंट ओन एंटिटीज रहते हैं, जो लॉन्ग टर्म पीपीएस में काम करते हैं, सो ये सब जितने रेगुलेशन आए वो टाइप ऑफ कंपनीज के लिए है। तो नंबर 1, ये ड्राफ्ट रेगुलेशंस है, फाइनल रेगुलेशंस विल बी एक्सपेक्टेड इन मार्च अप्रैल 2024 से ये सब विल कम इनटू इफेक्ट। सबसे पहला स्टॉक जो आज इंपैक्ट होगा वो है एनटीपीसी। एनटीपीसी में देयर हैज बीन नो चेंज एज फार एज आरओई इज कंसर्न। उसका मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी में कोई भी चेंज नहीं आया है, बट थोड़ा सा पॉजिटिव न्यूज फ्लो आया है। क्या है पॉजिटिव न्यूज फ्लो? इंसेंटिव इनकम का जो भी पैरामीटर्स है वो चेंज हुआ है एनटीपीसी के फायदे के लिए। तो थर्मल प्लांट्स के जो पीएलएफ है, जो प्लांट लोड फैक्टर है, पहले 85% पीएलएफ पीक पीरियड में जो था उसका इंसेंटिव बढ़ाया गया है 0.75 पैसे पर यूनिट से, तो ये पॉजिटिव है। दूसरा पॉजिटिव है जो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस है, इसका एस्केलेशन क्लॉज भी वो रिवाइज हुआ है अपवर्ड्स 6% तक, वन मोर पॉजिटिव। तो एनालिस्ट का एक्सपेक्टेशन है कि 3 से 4% अपसाइड दिख सकता है एनटीपीसी के FY24 से FY26 के ईपीएस एस्टिमेट्स में। सेकेंड स्टॉक जो है वो है पावर ग्रिड। पावर ग्रिड के लिए एक स्लाइट नेगेटिव आया है। इसमें क्या हुआ है, आरओई जो है रिटर्न ऑन इक्विटी वो रिड्यूस हुआ है 50 बेसिस पॉइंट से। पहले उनको 15.5% मिलता था, अभी 15.5 से 15 हो चुका है, बट ये जो लागू हुआ है ये न्यू प्रोजेक्ट्स के लिए है अप्रैल 24 ऑनवर्ड, सो स्लाइट नेगेटिव। थर्ड सेट ऑफ स्टॉक्स है हाइड्रो पावर स्टॉक्स। एनएचपीसी, एलजेवीएन, इस पर ध्यान रहेगा। आरओई जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स के लिए है वो कंटिन्यू होगा 16.5% के लिए, बट न्यू प्रोजेक्ट के लिए 17% हुआ है, तो काफी पॉजिटिव है। एंड लास्टली जो है एनएलसी इंडिया, इस स्टॉक पे भी काफी पॉजिटिव होगा। जो टीपीएस प्लांट है उसका जो एक्सपांशन है उसका बेंचमार्क कम हुआ गया है। इसका मतलब क्या है, प्लांट अवेलेबिलिटी फैक्टर जो है पहले 80% से अभी 50 हुआ है, एंड इसके वजह से एबिटा बढ़ेगा। इंटरेस्टिंग। इनफैक्ट मैंने कोशिश की थी वो ड्राफ्ट गाइडलाइंस पढ़ने की, वो 172 पेजेस की गाइडलाइंस है और हाइलाइट्स आपको आसानी से विवेक ने दे दिए। शुक्रिया विवेक का। तो क्लियरली जो पॉजिटिव है वो एनटीपीसी के लिए है, एनएचपीसी एसजीवीएन के लिए है और साथ ही साथ एनएलसी इंडिया। ये 3 स्टॉक्स है जिन पर इसका पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता दिखाई देगा, और उसको पावर ग्रिड थोड़ा सा नेगेटिव रह सकता है, हल्का सा नेगेटिव इंपैक्ट है। पार्थिव जी, आई एम नॉट श्योर आप इन गाइडलाइंस को डिटेल में पढ़ पाए हैं या नहीं, लेकिन विवेक ने जो कर्सरी हमें एक पर्सपेक्टिव दिया है कि किसके लिए अच्छा किसके लिए बुरा रहेगा, ये बताइए, पावर कंपनियां जो आउट परफॉर्मर्स रही हैं 2023 की, उनमें से अभी अगर नई खरीदारी करनी है वो किस स्टॉक में की जाए? मेरा बेट भी एनटीपीसी पे रहेगा। अनुज जी ने बहुत अच्छी तरह से रैशनल समझा है कि ये कंपनी इज आल्सो फोकसिंग ऑन रिन्यूएबल साइड ऑफ द एनर्जी। और एक अच्छी बात ये है कि मतलब जिस तरह का थर्मल पावर प्लांट का एसेट इनके पास, जहाँ पे प्लांट लोड फैक्टर, प्लांट अवेबिलिटी फैक्टर इनका बढ़ रहा है, आगे जाते यहाँ से तो अर्निंग्स ड्राइव डेफिनेटली होंगे। और एनटीपीसी कैसी रेयर कंपनी की जिसके पास काफी कोल माइंस भी है, ताकि बैकवर्ड इंटीग्रेशन उनके थर्मल प्लांट के लिए रहता है। प्लस गवर्नमेंट के रेगुलेशंस के मुताबिक उन्होंने डीसल्फराइजेशन के लिए भी काफी एफ्लुएंट ट्रीटमेंट लगाया है। तो एनटीपीसी इज अहेड ऑफ द कर्व एज कंपेयर टू मेनी अदर प्राइवेट सेक्टर पीयर्स। नॉट ओनली दैट, उनका जो रिन्यूएबल पोर्टफोलियो है वहां पे मैनेजमेंट ने कैटेगरी बताया कि इसको अनलॉक करेंगे, इसका अलग तरीके से आईपीओ लाएंगे। और पहले की तरह ये परसेप्शन नहीं रहा कि गवर्नमेंट कंपनी के अगर आईपीओ आते हैं तो उसमें रिटर्न्स नहीं मिलता। हमने ईडा में देखा, और स्पेशली न्यू एज कंपनी जो रहती है जिसमें न्यू एज एनर्जी पोर्टफोलियो रहता है, तो वहां पे अच्छे वैल्यूएशंस भी मिलते हैं। तो वो अनलॉकिंग आई थिंक इन्वेस्टर्स को शानदार रिटर्न्स दे सकता है। तो एनटीपीसी विल बी द वे। एनटीपीसी इनफैक्ट वो खबर जिस पर आपकी नजरें होनी चाहिए, वो स्टॉक जिस पर आपकी नजरें होनी चाहिए। राजेश जी, चार्टिकली बताएंगे एनटीपीसी अब अगला लेवल क्या रह सकता है इंटरेस्टिंग निवेशकों के लिए? कल वैसे 3.5% अच्छा भागा है जी, और एट द सेम टाइम हर्षदा जी, यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट का जम था एंड वॉल्यूम्स बहुत बढ़िया थे। तो मेरे हिसाब से जो ब्रेकआउट मिला है कल, जो फॉलिंग वेज फॉर्मेशन की बात करते हैं, 312 का वो लेवल था। तो 312 के ऊपर इसका जो टारगेट अनफोल्ड होता है वो कम से कम अनफोल्ड होता है 335 टू 340 का। तो ये बाय साइड का ही ट्रेड रहेगा। स्टॉप लॉस होगा 305 का।
ओके, तो 305 का स्टॉप लॉस और तेजी वाला ट्रेड, एक अच्छा खासा मोमेंटम इन पावर कंपनियों में, और टॉपिक एनटीपीसी ही रहेगा। चलिए अब जोड़ लेते हैं यतिन को, और यतिन के साथ साथ आपको असीम भी दिखेंगे आगे कार्यक्रम में। उनके हाथ भी अच्छी खासी इंटरेस्टिंग खबर है, लेकिन पहले यतिन Q3 अपडेट्स। डाबर तो इनफैक्ट दे दिया है, मानस ने बाय कॉल, बताइए डिटेल्स क्या है। तो डाबर की बात करें तो ब्रोकरेजेस भी बुलिश है, लेकिन सबसे पहले खबर जान लेते हैं। Q3 की जो अपडेट है वो कुछ बड़ी खास नहीं आई है। अगर हम कंपनी की बात करें तो इनका मानना ये है कि सिंगल डिजिट्स में आपको वॉल्यूम ग्रोथ होता हुआ दिखाई पड़ा है Q3 का। ये हायर साइड पे है, यानी 7 से 10% के बीच ये वॉल्यूम ग्रोथ रह सकती है। हालांकि कंपनी ने एक बात बहुत क्लियरली की है कि मार्जिन्स यहाँ से इंप्रूव होंगे, तो आपका जितना रेवेन्यू ग्रोथ होगा उससे थोड़ा बेहतर आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता हुआ दिखाई पड़ेगा। और जो रूरल मार्केट्स है यहाँ ग्रोथ अभी भी लैगिंग है। हालांकि मैनेजमेंट एक्सपेक्ट करता है कि रिकवरी आगे जाके रूरल मार्केट्स में होगी। मॉर्गन स्टैनली की यहाँ एक ओवरवेट कॉल आई है, टारगेट है 604 रुपये, और मॉर्गन स्टैनली को लगता है कि ये जो ग्रोथ आगे जाके डाबर के लिए होने वाली है वॉल्यूम रिलेटेड होने वाली है, और मैनेजमेंट भी यही एक्सपेक्ट कर रहा है कि रूरल मार्केट्स में अच्छा खासा पिकअप हो। हालांकि अगर हम बात करें तो ये छठा कंसेक्यूटिव क्वार्टर है जहां आपने अर्बन मार्केट्स को रूरल से बेटर ग्रो होते हुए देखा है। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक पर्सपेक्टिव आ रहा है ब्रोकरेजेस की तरफ से भी। थर्ड क्वार्टर के हाइलाइट्स आपने सुन लिए। मानस ने जो ट्रेड दिया था वो 575 का टारगेट दे रहे हैं। पार्थिव, डाबर और ऑफ कोर्स बाकी कंज्यूमर कंपनियों के लिए आज फिर क्या प्ले रहेगा? देखिए, आई थिंक एफएमसीजी और कंज्यूमर कंपनीज में मिक्स बैग है। हमने देखा है कि कोलगेट जैसी कंपनी जो काफी अर्बन सेंट्रिक है, वहाँ पे शानदार तेजी हुई है, बिकॉज वहाँ पे डिसेंट वॉल्यूम ग्रोथ रहे, प्राइसिंग पावर मिला है। लेकिन डाबर है, मेरिको है, ऐसी कंपनीज जहाँ पे रूरल का फोकस ज्यादा है, वहाँ पे अभी भी वीकनेस है। और जितने भी कंपनीज के लास्ट क्वार्टर के कॉन कॉल हुए थे, होपफुली Q3 में उनकी जो कमेंट्री है वो ज्यादा ग्रीन शूट्स की बात करे, बिकॉज रूरल में जिस तरह की तेजी चाहिए और वो तेजी के कोलिंग ही हमने देखा है कि हमेशा एफएमसीजी कंपनीज के मल्टीपल्स है वो री-रेट होते हैं, और वॉल्यूम ग्रोथ भी दे गो नियर डबल डिजिट्स। तो उस लिए से मुझे लगता है कि Q3 के जो रिजल्ट्स आएंगे उसकी कमेंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट होगी एफएमसीजी कंपनीज के लिए। लेकिन वैल्यूएशन कंफर्ट बहुत है इन नेम्स लाइक डाबर और मेरिको। तो अगर 2-3 साल का व्यू है तो मुझे लगता है कि यहाँ से एंट्री पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं। ओके, बिल्कुल। अगर 2-3 साल का व्यू है तो गाबा सर, गुड मॉर्निंग। टेक्निकली कैसा प्लेस है डाबर? बहुत बढ़िया है, डाबर बहुत बढ़िया है। इनफैक्ट मैंने कल ये कॉल दिया था अपने क्लाइंट्स को, और हम मूव ऑन है डाबर में। जो से ट्रेड करा 566, 576 to 580, ये एक जोन है, वहां तक जाना चाहिए, मोमेंटम है, और स्टॉप होना चाहिए 560 का, बढ़िया स्टॉक है। इनफैक्ट मुझे लगता है 580 भी पार कर लेगा थोड़ा, लेकिन उसे वक्त देना पड़ेगा। तो लेकिन ट्रेडिंग के लिए यस, 575 to 576 to 580 जोन्स, वहां तक जाना चाहिए। चलिए, 575 to 580 तक के जोन में जाना चाहिए डाबर। यतिन के पास वापस चलते हैं, और अब यतिन बात करते हैं आरबीएल बैंक की। हाँ, तो 2 अपडेट्स आई हैं फाइनेंशियल सर्विसेज में। अगर हम बात करें आरबीएल बैंक की, तो इनका जो ग्रॉस एडवांसेस है यहाँ 20% की ग्रोथ आती हुई दिखाई पड़ी है, काफ़ी हेल्दी मानी जाती है। हालांकि डिपॉजिट ग्रोथ दूसरे बैंकों की तरह थोड़ी स्लो है, 13% की ग्रोथ, और इसी वजह से आपको कासा रेशो थोड़ा घटकर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लगभग 200 बेसिस पॉइंट्स का डिक्लाइन यहाँ आपने देखा है। तो 33.8% का सिक्वेंशियल कासा रेशो आपको दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा एल&टी फाइनेंस पे भी एक क्वार्टरली अपडेट आई है, जहाँ रिटेल डिसबर्समेंट्स जो है वो लगभग 25% से बढ़ा है, और रिटेल लोन बुक लगभग 31% के आसपास आपको बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा है। तो डिसबर्समेंट और लोन बुक दोनों में अच्छी ग्रोथ आपको रिटेल साइड पे आती हुई दिखाई पड़ी है, एल&टी फाइनेंस में भी। तो दोनों में इनफैक्ट काफ़ी बढ़िया नंबर्स। अच्छा, आरबीएल बैंक तो हमने आपको मेंशन भी किया था बिग स्टॉक के तौर पर, लेकिन एल&टी फाइनेंशियल होल्डिंग, रचना जी चार्ट्स क्या इशारा कर रहे हैं बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर भी धीरे धीरे करके हमने देखा है बाकी एनबीएफसीज की तरह अब पोजीशंस लोगों ने लेना शुरू कर दी हैं। जी, जहाँ तक एल&टी फाइनेंस की बात है तो इसका चार्ट काफी वेल प्लेस्ड है, और 2 दिन से पिछले जो रैली हुई है एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट से हुई है। ओवरऑल लॉन्गर टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें तो वो काउंटर स्ट्रेंथ में है और क्लियर ट्रेंड है, और सपोर्ट से रैली शुरू हुई है 2 दिन पहले, जहाँ पे और कंटिन्यूएशन के चांसेस है। और ऊपर वाली साइड पे टारगेट्स फिलहाल जो अवेलेबल है वो 175 to 180 तक के नंबर्स अवेलेबल है, जिसके बाद एक ओवर स्ट्रेचिंग की फीलिंग आ सकती है काउंटर में, पर यहाँ से 5 to 8 रुपीज का क्लियर कट मूव अवेलेबल है। कुछ 5 से 8 रुपए का मूव अभी भी कायम है। देखते हैं आज किस तरह का एक्शन बनता है, उसी तक सीमित रहता है या फिर और ये जोर दिखाता है। अच्छा, कल बाय द वे हम दोपहर में बात कर रहे थे कि किस तरह का
ये रियलाइजेशन में इम्प्रूवमेंट है रियल एस्टेट कंपनियों के तरफ से, साथ ही साथ किन किन मार्केट्स में वो पोटेंशियल ग्रोथ देखने को मिली है। और आज कुछ अपडेट्स आ गए मैक्रोटेक और शोभा के। शोभा तो एक आउट परफॉर्मर रहा है, लेकिन ये Q3 का अपडेट क्या कह रहा है यतिन, और मैक्रोटेक की तरफ से भी नंबर्स क्या कहते हैं? बिल्कुल, अगर हम रियल एस्टेट कंपनी की बात करें तो ऑल गन्स ब्लेजिंग यहाँ दिखाई पड़ रही है। मैक्रोटेक यानी लोधा डेवलपर्स का Q3 अपडेट में निकल के आया कि प्री सेल्स इनकी 12% बढ़ी है 3410 करोड़ के आसपास। कलेक्शंस जो है वो इस क्वार्टर में लगभग 2590 करोड़ के आसपास रहने वाले हैं, और इसी वजह से आपने कर्ज में भी तेजी से कमी आती हुई देखी है। अभी इनका जो नेट डेट लेवल है लगभग 6750 करोड़ रुपए के आसपास है, तो कर्ज में भी अच्छी कमी आई है Q3 में मैक्रोटेक डेवलपर्स के लिए। हालांकि कलेक्शन सिक्वेंशियली 3% घटे हैं। शोभा डेवलपर्स येस्टरडे मोतीलाल की नई रिपोर्ट, शेयर में भी 17-18% का मूव। और Q3 अपडेट की बात करें तो हाईएस्ट एवर क्वार्टरली सेल्स हमने देखा है। इनफैक्ट सेल्स वैल्यू जो है लगभग 1951 करोड़ के आसपास आई है, जो 37% की ग्रोथ दिखा रही है। इसके अलावा वॉल्यूम्स में भी 21% का मोमेंटम, और एवरेज रियलाइजेशंस यानी जो बिक्री के दाम है 21.5% से बढ़ा हुआ है शोभा के लिए साल दर साल बेसिस पे, और अब 11,700 रुपए के ऊपर आपको रियलाइजेशन पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा है, जो पिछले साल लगभग 9,600 था। तो बैंगलोर मार्केट काफी हॉट दिखाई पड़ रहा है। बढ़िया रियलाइजेशन इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। प्रशांत देखिएगा दोनों शोभा और मैक्रोटेक के चार्ट्स को। पार्थिव, कुछ प्लान है क्या नया घर खरीदने का? और क्या अहमदाबाद मार्केट्स में भी इसी तरह का रुझान बन रहा है प्राइसेस में इजाफे का? हर्षद जी 2 साल पहले ऑलरेडी ले चुके थे, तो आई वाज लकी कि अच्छे प्राइस एंट्री पॉइंट्स पे घर मिल गया था। अभी अहमदाबाद मार्केट्स में भी हम देख रहे हैं कि प्राइसिंग पॉइंट्स बहुत ही बढ़ रहे हैं। नाउ हियर आल्सो वी आर टॉकिंग अबाउट बिल्डर्स जो कारपेट एरिया पे रेट्स लगाने की बात कर रहे हैं, और कोइंसिडेंटली गाहेड आज से शुरू हो रहा है। यहाँ पे गणेश हाउसिंग के अंडर एक बहुत बड़ा एग्जीबिशन है उनके एक बड़े ग्राउंड पे, और इस बार ऐसा माना जा रहा है कि आज सीएम सर इनॉग्रेशन करेंगे, और ऐसा माना जा रहा है कि इस बार जो फुटफॉल्स होंगे विल बी रिकॉर्ड ब्रेकिंग, और काफी प्री सेल्स इंक्वायरीज है, प्री सेल्स भी काफी एग्जीक्यूट हो रहे हैं। एंड द सरप्राइजिंग पार्ट इज जो लग्जरी सेगमेंट ऑफ हाउसिंग है, जहाँ पे टिकट साइज अपवर्ड्स ऑफ 5-7 करोड़। आई नो बॉम्बे के लिए 5-7 करोड़ बहुत छोटी बात है, लेकिन अहमदाबाद के लिए इट्स अ बिग टिकट साइज। तो अपवर्ड्स ऑफ 5-7 करोड़ में जो ट्रैक्शन है दैट इज अनबिलीवेबल। सो उस लिहाज से आई थिंक अहमदाबाद रियल एस्टेट इज बजिंग, और मुझे लग रहा है गणेश हाउसिंग जैसी कंपनी है, अरविंद स्मार्ट स्पेसेस जैसी कंपनी है कि जो बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज कामगिरी कर रहे हैं, और उनके पास अच्छे लैंड बैंक है, अच्छे जॉइंट वेंचर्स है। आई थिंक दीज आर द कंपनीज टू लुक फॉरवर्ड टू इन द लॉन्ग रन। और ये साल एक्सपेक्टेड है कि शायद ओलंपिक का बिड के बारे में पता चले। जस्ट वो न्यूज पे हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बड़ा ट्रैक्शन आएगा। जैसे हमने गिफ्ट सिटी में न्यूज देखा था कि जो लिकर का अलाउंस किया था, तो उसमें 500 रुपीज पर स्क्वायर फीट प्राइसेस बढ़ गए थे। अगर ओलंपिक के बारे में कोई भी चर्चा होती तो आई थिंक अहमदाबाद रियल एस्टेट विल बी बजिंग। अच्छा, वो गिफ्ट सिटी के अनाउंसमेंट के बाद आप को मौका मिला है क्या जाने का? नॉट रियली, तो टी टॉटलर हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर वीरू के लिए आप इंतजाम करवा दीजिएगा, क्योंकि ही विल बी क्यूरियस टू सी वहां पर कितना एक्शन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा प्रशांत, लोढ़ा और साथ ही साथ शोभा तो कल और परसों काफी जोरदार रिटर्न्स दे चुका है। अब भी कोई चेज करने का मौका है, या फिर उसे अवॉइड करे और फोकस लोढ़ा पे करे? तो आशा जी आपने बिल्कुल सही कहा, दोनों ही चार्ट स्ट्रांग है, बट शोभा डेवलपर्स काफी स्ट्रेस्ड है, इस लेवल पे एंटर नहीं कर सकते, रिस्क रिवॉर्ड जस्टिफाई नहीं है। बट मैक्रोटेक में आप एंटर कर सकते हो। जो कल की क्लोजिंग है वो करीबन 1090-1100 के बीच हुई है। यहाँ पे आपका जो टेक्निकल स्टॉप लॉस होगा वो 1040 का होगा, क्योंकि कैश में आप क्वांटिटी वो हिसाब से प्लान कीजिए, बट स्टॉप लॉस 1040 का ही रखिए स्पॉट क्लोजिंग बेसिस। और मुझे लग रहा है ये जो ब्रेकआउट आया है ये कंफर्टेबली आपको 1160-1175 तक के लेवल्स दिखा सकता है। इनफैक्ट 1200 के लेवल भी आ सकते हैं पोजिशनली, तो आप इसमें एंटर कर सकते हो और 1040 का स्टॉप लॉस लगा के बने रह सकते हो। कल आपके लिए एक अपडेट मैक्रोटेक पर। शोभा में पोजीशन है तो होल्ड कीजिए, स्टॉप लॉस बस ट्रेल करना है, फोकस आपका मैक्रोटेक पर रहना चाहिए। अच्छा चलिए अब असीम को भी जोड़ लेते हैं, और असीम आपको बताएंगे दरअसल एथेनॉल से जुड़ी अपडेट, लेकिन ये एथेनॉल चीनी वाला नहीं मक्के वाला है। बताइए असीम, क्या डिटेल्स है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग हर्षिता। देखिए आपने चीनी की बात की, इस साल गन्ने का उत्पादन काफी कम रहने वाला है। इसको देखते हुए सरकार ने शुगर केन जूस और पी हैवी मोलेसेस के डाइवर्शन के ऊपर रोक लगा दी है। एक लिमिटेड क्वांटिटी को मंजूरी दी गई है। तो सरकार ये चाहती है कि जो उसका एथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट उसने रखा है वो पूरा होता रहे, तो सरकार अल्टरनेट सोर्सेज को बढ़ावा दे रही है। पिछले हफ्ते आपने देखा कि सी हैवी मोलेसेस को सरकार ने रेट बढ़ाए,
₹6.87 के आसपास रेट बढ़े थे और ये करीबन 14% रेट तो पिछले साल के मुकाबले बढ़े थे। और अब सरकार ने जो मक्के से एथेनॉल बनता है उसके ऊपर इंसेंटिव्स को बढ़ा दिया है, तो करीबन ₹5.79 के आसपास का इंसेंटिव सरकार अब मक्के के ऊपर देगी। सरकार को ये लगता है कि जो उसने एथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट 20% का रखा है वो पूरा होना चाहिए, क्योंकि काफी सारी कंपनीज इस स्पेस में आ चुकी हैं, उन्होंने इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर लिया है, तो सरकार उनको भी बढ़ावा देना चाहती है और अपने इंसेंटिव्स और जो अपना ब्लेंडिंग का टारगेट है उसको भी पूरा करना चाहती है। तो ये आप एक कदम आप सरकार की तरफ से आता हुआ देख रहे हैं, जहां पर मक्के के लिए इंसेंटिव्स दिए गए। ओके, तो मक्के के लिए इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं। एक तो प्राज वैसे ही रेडार पर रहेगा क्योंकि वो कंपनियों के लिए प्लांट सेटअप करता है, लेकिन इसके अलावा ग्लोबल स्पिरिट्स, गुलशन पॉलीऑयल जैसे स्टॉक्स को शायद फायदा मिल सकता है। पार्थिव, स्पेस पर आपकी नजरें हैं क्या? क्योंकि ये शुगर एथेनॉल प्ले सब लोग अच्छे से समझते हैं, लेकिन ये ग्रेन बेस्ड स्पेसिफिक कंपनियां किसको फायदा मिलेगा? आई थिंक नंबर वन बेनिफिशियरी तो नो डाउट प्राज है, बिकॉज प्राज का अगर आप ऑर्डर बुक देखें तो इस तरह के जो ऑर्डर्स हैं उनको सब्सटैंशियली बढ़ रहे हैं। नॉट ओनली दैट, एग्जीक्यूशन की क्षमता भी बहुत अच्छी तरह से बढ़ रही है प्राज की, और उनके पास जिस तरह के पैटर्न्स है, आई थिंक वेरी फ्यू कंपनीज नॉट ओनली इन इंडिया बट ग्लोबली कैन ब्रैग अबाउट। सो जो 2G इथेनॉल की जो बात हो रही है, जो मोलासिस के प्लांट हो रहे हैं, जो नई टेक्नोलॉजी के हो रहे हैं, तो उसमें प्राज का बहुत अच्छा रोल है। प्लस ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में भी अच्छे मार्जिन आते हैं, प्लस अपग्रेडेशन के लिए भी उनको अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं। सो प्राज इज वन कंपनी। दूसरी जो कंपनी है वो है इसजेक, ISGEC। ये भी काफी लैंग्वेजिंग रहा है ये, बिकॉज इसके जो प्रोसेस इक्विपमेंट के जो ऑर्डर्स थे वो कुछ लंपी थे, लेकिन वहां पे अभी लग रहा है कि डेफिनेटली पिछले क्वार्टर से जो टर्न अराउंड देखा है और आगे जाते जिस तरह के उन्होंने अच्छे नए ऑर्डर्स लिए हैं, मुझे लग रहा है ये कंपनी भी आगे जाते इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न्स दे सकती है। तो इनफैक्ट प्राज इंडस्ट्रीज, देखिए सेटअप तो इन्हीं को करके देना है, वो प्लांट वाला जो भी एक्सेसिव कैपेसिटी आएगी वो इन्हीं के थ्रू दरअसल कंपनियां बिल्ड भी करेंगी। तो ये इनफैक्ट एक टॉपिक होगा इस पर्टिकुलर प्ले में। चलिए यतिन को वापस जोड़ लेते हैं और यतिन आपको बताएंगे दूसरे स्टॉक्स न्यूज़ जो आज फोकस में रखने हैं। तो सबसे पहले कल्याण ज्वेलर्स, इनकी Q3 अपडेट आई है, जहां भारतीय कारोबार यानी डोमेस्टिक मार्केट ग्रोथ लगभग 40% रही है ज़बरदस्त तरीके से, और कुल कारोबार में जो मिडल ईस्ट का हिस्सा है अब 13% हो गया है। और अगर हम बात करें तो डोमेस्टिक मार्केट में काफ़ी अच्छा रिस्पांस इनको मिला है फेस्टिव सीजन में। रिमेंबर ये दिवाली का क्वार्टर है, तो बहुत अच्छी सेल्स यहाँ आती हुई दिखाई पड़ी हैं। वारी रिन्यूएबल 20 जनवरी को एक बोर्ड बैठक होगी जहाँ स्टॉक स्प्लिट पे विचार करेगी बोर्ड, और कहीं ना कहीं ये स्टॉक भी फोकस में है सोलार को लेके। बजाज ऑटो, इन्होंने अपना एक नया चेतक का वेरिएंट लॉन्च कर दिया है, चेतक प्रीमियम 2024 और चेतक अर्बन 2024। तो ये दोनों वेरिएंट्स हैं चेतक के इलेक्ट्रिक जो इनकी स्कूटर है उस पर। और ग्रासिम, इन्होंने राइट्स इशू अनाउंस कर दिया, लगभग 4000 करोड़ रुपए ये राइट्स के जरिए रेस करेंगे। लगभग 2.25 करोड़ शेयर्स का ये राइट्स इशू होगा जो 1812 रुपये में कंपनी इशू करेगी। रिकॉर्ड डेट है 10 जैन और राइट्स इशू ओपन होगा 17 जनवरी से लेके 30 जनवरी तक। ओके, तो ये सभी वो स्टॉक्स जो आप रेडार पर रखेंगे। अच्छा, एक तो आप मानस जी प्लीज ग्रासिम पर एक पर्सपेक्टिव दीजिएगा, चार्टिकली कैसे पॉइज्ड है? तो देखिए ग्रासिम में अभी तक पिछले 4 दिनों में अगर आप देखेंगे तो सेलिंग प्रेशर लगातार देखने को मिला। पिछले 2 दिनों से अगर आप देखें तो 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक क्लोज हो रहा है, तो ये एक्चुअली स्टॉक के लिए अच्छा नहीं है। तो खरीदारी केवल 2100 रुपए के ऊपर करेंगे। नीचे की तरफ अगर ये 2050 के नीचे फिसला तो शायद ये 50 डे मूविंग एवरेज जो कि 20 के आसपास है उसको टेस्ट करने की कोशिश करेगा। ये लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए ग्रासिम पर क्या पर्सपेक्टिव रहेगा? क्योंकि हम सब जानते हैं कि कंपनी किस तरह का फंड रेज पहले कर चुकी है, अब ये राइट्स के जरिए भी दरअसल पैसे जुटाएगी, और दूसरी तरफ जो कंपटीशन बढ़ रहा है वो तो है ही। पार्थिव जी, ग्रासिम पे हम बहुत बुलिश है, बिकॉज इसका जो कोर स्टैंड अलोन बिजनेस है जो क्लोर अल्कली का है, वहां पे मुझे लग रहा है आगे जाते रियलाइजेशंस विल इंप्रूव। इनके पास स्टेट ऑफ आर्ट प्लांट्स है, विलायत में भी बहुत बड़ा कैपेक्स कर रहे हैं, स्पेशली इपॉक्सी साइड ऑफ द बिजनेस में। नॉट ओनली दैट, इनके पास बहुत अच्छी क्षमता है आगे जाते पेंट इंडस्ट्री के अंदर, बिकॉज 10,000 करोड़ का ग्रॉस ब्लॉक जुटाने वाले हैं आने वाले 3-4 साल में। 5 जगह पे ऑलरेडी प्लांट का मैन्युफैक्चरिंग वर्क इन प्रोग्रेस है और अभी ऑलरेडी उन्होंने प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दिए। तो मुझे
लग रहा है कि उनका जिस तरह का चैनल नेटवर्क है तो दे विल बी एबल टू स्केल अप दिस बिजनेस एज वेल, और ज्यादा कंज्यूमर सेंट्रिक फोकस बिजनेस की वजह से आगे जाते ग्रासिम को अच्छे वैल्यूएशन मिल सकते हैं। और ग्रासिम में ऑलवेज हमने मार्जिन ऑफ सेफ्टी देखी है, बिकॉज अराउंड 58-60% इनका स्टेक रहता है जो अल्ट्राटेक सीमेंट में, वो ऑलवेज इसको डाउनसाइड के लिए बहुत बड़ा कुशनिंग देता है। तो मुझे लग रहा है ग्रासिम का भी काफी बड़ा कैपेक्स रोड मैप है, तो ये कंपनी आई थिंक वैल्यूएशन के हिसाब से बहुत चीप है, अंडर वैल्यूड है, इतना चला नहीं है एज कम्पेयर टू मेनी अदर केमिकल पीयर्स। तो ग्रासिम लॉन्ग टर्म के लिए से वी आर बुलिश। पर्सपेक्टिव से बुलिश नजरिया ही बनाए रखना है। देखते हैं आज स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है। एक थोड़े से डिस्काउंट पर वो राइट्स की प्राइसिंग आई है, करीब 1812 रुपए प्रति शेयर। चलिए अब थोड़ा सा फोकस करते हैं, बड़े पर्सपेक्टिव को फोकस में रखते हैं, और वो है वोट ऑन अकाउंट या बजट से जुड़े हुए हाइलाइट्स। देखिए इस बारी जो भी अनाउंसमेंट आएगी वो वोट ऑन अकाउंट ही होगा, लेकिन फोकस रहेगा टेक्सटाइल इंजीनियरिंग पर। लेदर फुटवेयर इंडस्ट्री को भी कुछ राहत मिल सकती है। ये इनफैक्ट डिटेल्स आलोक प्रियदर्शी के हाथ है। आलोक बताइए क्या कुछ कहा जा सकता है इस बजट में, क्या तैयारी है? बिल्कुल, देखिए जो जीएसटी के सिस्टम के तहत एक इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम होती है, उसको दुरुस्त करने के लिए सरकार 3 सेक्टर पर फोकस कर सकती है। ये 3 सेक्टर हैं इंजीनियरिंग गुड्स, टेक्सटाइल और लेदर। अगर देखें तो जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की जो सिचुएशन होती है उसमें यही मेन चीज होती है कि जो इनपुट कॉस्ट होता है यानी रॉ मटेरियल होता है उस पर जीएसटी ज्यादा होता है, लेकिन जो फिनिश्ड प्रोडक्ट होता है उस पर जीएसटी कम होता है। इसकी वजह से जो कारोबारी हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनका जीएसटी अटकता है। तो ऐसे कई सारे आइटम्स हैं और हमें जो सूत्रों से जानकारी मिली है करीब 1 दर्जन से ज्यादा आइटम, 13-14 आइटम पर सरकार ये इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की समस्या को एड्रेस कर सकती है। इस बार इस बजट में जो अंतरिम बजट है उसमें सबसे पहले अगर बात करें इंजीनियरिंग गुड्स की, तो इंजीनियरिंग गुड्स में बहुत सारा जो इनपुट होता है वो फेरस आइटम, स्टील या इस तरह की चीजें होती हैं जो 18% की होती हैं। लेकिन बहुत सारे जो प्रोडक्ट बनते हैं, अगर हम हैंड टूल्स की बात करें या फिर एग्रीकल्चर से जुड़े हुए टूल्स की बात करें तो उस पर 0 जीएसटी है और बड़े पैमाने पर इसका एक्सपोर्ट भी होता है। नतीजतन जो कारोबारी होते हैं उनका जीएसटी अटकता है, उन्हें जीएसटी रिकवर पूरी तरह से नहीं हो पाता है। उसी तरह से हम बात करें टेक्सटाइल में, तो टेक्सटाइल में जो आम कपड़े होते हैं 5% के आसपास उस पर जीएसटी होता है, लेकिन जो उनमें लगने वाले फैब्रिक होते हैं कुछ लाइक्रा, लाइनिंग, ये इन पर 12% जीएसटी होती है। तो ये भी एक जो इनपुट नहीं उनको रिसीव हो पाता है। तीसरी बात करें लेदर में, तो लेदर में जो कुछ इंपोर्टेड लेदर है जैसे क्रस्ट, ब्लू वेट और फिनिश्ड लेदर जो इंपोर्ट होते हैं वो उस पर 10% इंपोर्ट ड्यूटी है। लेकिन जो यहाँ पर जो शूज बनते हैं या इस तरह की चीजें बनती हैं उस पर कम जीएसटी है। तो ये कई सारी समस्याएं हैं और इससे जुड़े करीब 14-15 आइटम हैं जिन पे इस बार बजट में जो जीएसटी है उसको या फिर जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसमें बदलाव करके इसको एडजस्ट किया जाएगा ताकि जो कारोबारी हैं उनका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो ना अटे, उन्हें एकदम एक स्मूथ स्ट्रीमलाइन तरीके से उनका क्रेडिट आसानी से मिल सके। ओके आलोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए एक काम करते हैं, अब एक ब्रेक ले लेते हैं और इनफैक्ट मुनाफे की तैयारी को यहीं समेट लेंगे और उसके बाद